अब जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 है। अब इसमें हम लोग इसके एमसीक्यू को चैप्टर नंबर 5 जो हमारा ये है लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है इससे रिलेटेड अब जितने भी प्रश्न हैं एक-एक प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला इसमें पंचायती राज सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े हैं संविधान का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसमें क्या किया गया था, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, इसमें क्या किया गया कि हमारा जो ग्राम पंचायत है, क्या बोलते हैं कि जो ग्राम पंचायत है, उसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और उसके बाद से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, इसमें हमारा जो नगर पंचायत है, ठीक है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था, ठीक है? इसमें जो था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा टोटल 29 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। और अगर बात किया जाए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा तो इसमें कुल कितना 18 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए थे। तो इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछता है वो सब हम लोग किए हैं, ठीक है? और जो भी साथी क्लास के मतलब इस चैनल पर नए जुड़ रहे होंगे, अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें हमारे द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पॉलिटी मैडम के द्वारा इकोनॉमी और जितने और सब्जेक्ट थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, आईएएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक-एक प्रश्नों को व्याख्या सहित हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाया है। तो उन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राम सभा सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ग्राम सभा सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष दिया हुआ है, 17 वर्ष दिया हुआ है, 18 वर्ष दिया हुआ है और 35 वर्ष दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बताएँगे 18 वर्ष। और एक ईयर से रिलेटेड पूछता है तो एक हम लोग जानते हैं क्या 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है? ये राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और जो वोट देने का राइट था उस पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 वर्ष यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। असर्शन और रीजन का प्रश्न है। असर्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। बिल्कुल सही बात है। एक मतलब कि ग्राम पंचायत जो हमारा ग्राम सभा है, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी वयस्क होते हैं, उनकी एक सभा होती है, मतलब जितने भी वोटिंग करने वाले होते हैं, उनकी सभा होती है। बिल्कुल सही बात लिखा है। अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। अन्य व्यक्ति, ठीक है? अब अन्य व्यक्ति की बात करा, अब यहाँ पर कंसीडर अन्य व्यक्ति में अगर किया जाए, ठीक है? तो अन्य व्यक्ति में ग्राम सभा के अदर की बात कर रहा है। तो भाई जब ग्राम सभा के अदर की बात करेगा मतलब उस ग्राम सभा से वो एसोसिएटेड नहीं है, उसका सदस्य नहीं है, ठीक है? वोटिंग मतलब उसमें वोटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो सदस्य हो ही नहीं सकता है। तो आप कहेंगे कि ये बात गलत लिख दिया, लेकिन ए सही है। तो आप कहेंगे कि कथन तो सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहा है, ठीक है? बोल रहा है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 18 वर्ष या अधिक के उम्र के सदस्यों से बनी होती है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है। तो यह बात तो सत्य लिखा है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। दूसरा बोल रहा है सदस्यों का नाम ग्राम सभा की मतदाता सूची में दर्ज हो। ये भी बात तो सही है, तभी तो वो ग्राम सभा के अंडर में आएगा। तीसरा, एक पंचायत में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। यह भी बात सत्य है। चौथा दिया हुआ है ग्राम सभा सदस्य बनने की अर्हता केवल 18 वर्ष की उम्र सीमा है। ये बात गलत लिखा है। केवल जहां पे लग गया वो गलत हो गया। केवल की बात नहीं किया इसने, ठीक है? तो आप कहेंगे पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन चौथा गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्राम पंचायत में शामिल किया जाता है? वार्ड पंच को, सही है, सरपंच को, ब्लॉक प्रमुख को, जिला पंचायत अध्यक्ष को। किसकी बात कर रहा है? ग्राम पंचायत में 2 ही आते हैं, वार्ड पंच और सरपंच आता है। ब्लॉक प्रमुख अलग हो गया और जिला पंचायत अध्यक्ष अलग हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा नहीं होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है? सरपंच का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत सचिव ये तो सरकार के द्वारा सरकार का व्यक्ति होता है, ये बात गलत है। ग्राम विकास अधिकारी ये भी बात गलत है। वार्ड पंच ये सही है। तो पहला और चौथा यहाँ पर सही होगा, बाकी का दूसरा और तीसरा गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो वो बात गलत हो जाएगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असर्शन रीजन का प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। कथन जो दिया गया उसको देखते हैं। सरपंच का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत की बात तो है नहीं। दूसरा रीजन की बात करता है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, यह भी बात सत्य है। लेकिन ये सरपंच के बारे में बता रहा और ये ग्राम पंचायत सचिव के बारे में कह रहा है। दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया अलग-अलग है। इसलिए हम कहेंगे कि दोनों सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। ए एंड आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा पर नियंत्रण रखती है, नियंत्रण नहीं रखती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा पर नियंत्रण नहीं रखती है। दूसरा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, ये बात सत्य लिखा, उल्टा लिख दिया था। पहले वाले में उल्टा लिख दिया। ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। तीसरा, ग्राम पंचायत जनता के प्रति जवाबदेही होता है उसकी, ग्राम पंचायत की, क्योंकि जो हमारा सरपंच होता है या प्रधान जो होता है, उसका जो चुनाव होता है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही होती है। चौथा स्टेटमेंट, ग्राम सभा पंचायत के कार्यों को स्वीकृति देती है, यह भी बात तो सत्य है। तो आप कहेंगे कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत लिख दिया था। क्लियर है? प्रश्न संख्या 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं और इसके प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या करा? बोला ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना ये ग्राम पंचायत का कार्य है। दूसरा, गांव के लोगों को रोजगार देने के संबंध में सरकारी योजनाएं लागू करना, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि सड़क, नाली, स्कूल, भवनों आदि के निर्माण का रख रखाव आदि, ये भी बात सही है। चौथा, सफाई व स्वास्थ्य हेतु कर्मियों की भर्ती करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, तो ये चौथा तो गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत लिखा है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ग्राम पंचायत के जो आय का स्रोत होता है, ठीक है, वो कहाँ-कहाँ से आता है उसके बारे में पहला स्टेटमेंट दिया गया है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला अनुदान। तो इससे जो अनुदान मिलेगा, ये ग्राम पंचायत के आय के स्रोत में शामिल होता है, इस बात को याद रखिए, पहला सही। दूसरा, सरकारी योजनाओं के हेतु जनपद व जिला पंचायत से मिलने वाली राशि, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट की जाती है राशि, उसकी बात कर रहा है, तो ये भी सही बात है। तीसरा, घरों पर जो टैक्स लगाया जाता है, ये घरों पर जो टैक्स लगाया जाता है, उससे जो राशि प्राप्त होती है, उससे भी आय के स्रोत की प्राप्ति होती है। चौथा, बाजारों पर लगाए जाने वाले जो कर होते हैं, कुछ कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बाजार लगती है, तो उसका जो टैक्स का कलेक्शन होता है, वो भी ग्राम पंचायत के राजस्व में आता है, बात वहाँ से भी आय के स्रोत होता है। 5वां दिया हुआ है, ग्राम सभा के निवासियों पर लगाया जाने वाला आयकर, ये बात गलत लिख दिया है। ग्राम सभा के निवासियों पर जो लगाया जाता है, वो टैक्स नहीं होता है, ठीक है? वो टैक्स नहीं वसूला जाता है। तो ये 5वां स्टेटमेंट गलत लिखा है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तरों पर कार्य करती है, जिला के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और ग्राम के स्तर पर, तो 3 प्रकार के स्तरों पर कार्य करती है। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली का गठन किया जाता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला पंचायत, किसकी बातें कर रहा है? पंचायती राज प्रणाली की बात कर रहा है कि इसका जो गठन किया जाता है वो कब किया जाता है? तो तीनों स्तरों पर किया जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात कर रहा है, बोल रहा पंचायती राज संरचना में खंड स्तर पर कौन कार्य करता है? जिला पंचायत करता है, पंचायत समिति करती है या ग्राम पंचायत करता है या खंड समिति करती है? तो पंचायती राज संरचनाओं में खंड स्तर पर जो कार्य करता है वो कौन करता है? पंचायत समिति करती है। सही ऑप्शन क्या है? बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को आप समझ सकते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 क्या करा? कथन कारण दिया है, कथन को पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत
ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है इसकी। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। रीजन पर ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत को चुनते हैं, तो जिससे उनका चुनाव हो रहा है उसके प्रति तो उसकी जवाबदेही बनेगी ही बनेगी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर असर्शन, रीजन बोथ आर करेक्ट, और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ग्राम पंचायत पंचायती प्रणाली का निम्न स्तर होता है। बात बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज प्रणाली का निम्न स्तर होता है। प्रश्न संख्या 14 की बात कर रहा है। ये तो बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत जिला पंचायत कहा जाता है, ये बात गलत लिखा हुआ है। तीसरा दिया हुआ है जिला पंचायत पंचायती राज प्रणाली का उच्च स्तर है, यह भी बात गलत है। जनपद पंचायत को जिला परिषद भी कहा जाता है, यह भी बात गलत है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी का सब गलत है। 3-4 2-3-4 ये गलत है, पहला सही, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ग्रामीण वस्तुओं पर कर लगाना, बाजार पर कर लगाना, सीमा पर कर लगाना, या ग्राम स्तर पर बिक्री कर लगाना। तो जहां-जहां बिक्री कर है वो सीमा शुल्क, ये भी गलत हो गया। ठीक है? बाजार पर जो कर लगाया जाता है, मतलब कि जिस जगह पर क्या बोलते हैं, कोई बाजार कलेक्ट होके वहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तो उस पे जो टैक्स लगाया जाता है तो वो होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाजार पर क्रय, यानी कि प्रश्न संख्या 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। ग्राम सभा ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ग्राम सचिव के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा? ग्राम सचिव के द्वारा बुलाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 17 की बात कर रहा है। बोल रहा है कथन। कथन क्या कर रहा है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। बात सही लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है? ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। तो यह भी बात क्या है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और इसीलिए जिसका चुनाव होता है उसके प्रति उसकी जवाबदेहिता बनती ही बनती है। तो आप कहेंगे कि यह भी सही है, और ये जो है इसको क्या कर रहा है? सैटिस्फाई कर रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या करा है? बोला ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 18 में जो दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। बोला ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की एक सभा होती है। एक सभा होती है। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में, गलत बात लिखा, ग्राम सभा के क्षेत्र में रहने वाला, पहला गलत लिख दिया है। ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, वोट देने का अधिकार उसको होता है। तो ये बात तो सही लिखा हुआ है। ग्राम सभा का उस ग्राम सभा का व्यक्ति होना चाहिए, तभी तुम वोट देगा। तीसरा, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए गांव की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं। जब मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा तब आप कैसे वोट करेंगे? गलत है। ग्राम सभा के ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कई गांव हो सकते हैं। तो चौथा भी सही है। हमारा जो क्या बोलते हैं, दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। पहला और तीसरा गलत है। तो आप कहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर सही हो जाएगा पहला और चौथा स्टेटमेंट, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा साफ साफ गलत लिख दिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 जो दिया है, अब हम लोग इसके प्रश्नों को करते हैं। इसमें क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। चलिए, ग्राम पंचायत के गठन तथा कार्यवाहियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। बिल्कुल सही बात है, जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं उसकी बात कर रहा है। तीसरा, दूसरा और पहला सही है। तीसरे पे चलते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ये भी बात तो सही है। जिस सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। चौथा, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्य किसका होता है? सचिव का होता है। ये प्रश्न हम लोग आगे कर चुके हैं, तो ये भी बात तो सही लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न के चारों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। सभी कथन पूर्णतः सत्य है ना? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 20 की बात कर रहा है। पहला बोला है कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है।
ग्राम सभा की बैठक में जो ग्राम पंचायत है अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। दूसरा सही है, ठीक है। विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखती है। ग्राम सभा किस पर नियंत्रण रखती है? ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा, अभी मतलब आज की क्लास में हम लोग देख चुके हैं। पैसों का दुरुपयोग, कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी ग्राम सभा करती है। तो ये भी बात सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, चौथा पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर ग्राम सभा जो है चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखती है और गांव के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, क्योंकि जो ये ग्राम सभा के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, ये ग्राम सभा के द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए उनकी जवाबदेहिता उन पर सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सभी कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बोल रहा है कि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहा है? पहला स्टेटमेंट दिया है, सड़क, नाली, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना और उसका रख रखाव करना, ये कार्य ग्राम पंचायत का होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, गांव के लोगों को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करवाना, जैसे नरेगा मनरेगा जो होता है उसकी बात कर रहा है। तीसरा, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, ठीक है, जो लोकल टैक्स होता है उसको कलेक्ट करना। तो ये तीन के तीनों सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने दिया है प्रश्न संख्या 22, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। हम लोग जो तीन टाइप की गवर्नमेंट प्रणाली के बारे में बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन वाली व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें जो सबसे पहला या सबसे निचला स्तर होता है वो किसका होता है? यही हमारा ग्रामीण क्षेत्र में होता है, ग्राम पंचायत होता है। तो सही लिखा हुआ है। दूसरा दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा स्तर किसका होता है? पंचायत समिति का होता है। यह भी बात सत्य है। चलिए आगे बात करता है, बोलता है पंचायती राज व्यवस्था में तीसरा स्तर जिला पंचायत या जिला परिषद का होता है। तो जिला पंचायत का होता है, यह भी बात सही है। चौथा दिया हुआ है 74th संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में 11वीं सूची में अनुसूची में जोड़कर शामिल किया गया। तो ये बात तो गलत लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? 73वें संविधान संशोधन। तो चौथा बात क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन उसके आधार पर अगर बात किया जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पहला दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में संविधान की 11वीं सूची में और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान की 12वीं सूची में किसको शामिल किया गया है? तो हमारा म्युनिसिपैलिटी जो है उसको, नगर पंचायत को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर पर, और अब हम लोग क्या है, गांव के प्रशासन की बात, एनसीईआरटी क्लास 6 में गांव के प्रशासन की बात किया है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें अब हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। पहला, पटवारी की बात कर रहा है। कुछ जगहों पर उसको पटवारी बोला जाता है, कुछ जगहों पर उसको लेखपाल बोला जाता है। तो हर जगह पे पटवारी लेखपाल अलग अलग, मतलब हर जगहों पे अलग अलग नाम होता है। तो प्रश्न संख्या पहला बात कर रहा है इसमें, इस चैप्टर में पहला दिया हुआ, पटवारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लेखपाल या पटवारी जो होता है उसका कार्य क्या होता है? भूमि का मापन करना होता है। सही बात है। दूसरा, भूमि का रिकॉर्ड रखना, यह भी पटवारी का काम होता है। तीसरा, इसे आमतौर पर लेखपाल की संज्ञा दी जाती है। यह भी बात सही है। विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो यह भी बात सत्य है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। सॉरी, ए यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन क्या है? सही दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। पुलिस थाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। बिल्कुल सही बात है। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र अनिश्चित होता है। ये बात गलत लिखा। अनिश्चित कैसे होगा? निश्चित होगा। चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि से संबंधित रिपोर्ट थाने में कर सकते हैं भाई, और कहाँ जाएंगे? ठीक है। तीसरा जो दिया हुआ है, थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के मामलों का निस्तारित करता है। तो आप कहेंगे कि यह भी बात सही है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जहां दूसरा लिखा है उसको काट दीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सी इज द राइट ऑप्शन, है ना? चलिए, जरीब के बारे में बात कर रहा है। जरीब जो होता है भूमि के मापन का एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है। तो उसी की जरीब के बारे में कर रहा है कि जरीब के, अच्छा ये प्रश्न जो है पिछली बार जरीब वरीब के बारे में, अगर आपको क्या बोलते हैं ट्रिपल एससी से ट्रिपल एससी के उसमें से देख रहे होंगे, तो जरीब लेखपाल वाले में काफी बार पूछा जा चुका है। हाँ, ध्यान दीजिएगा।
जरीब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, इस पर विचार कीजिए। जरीब क्या है, भूमि मापन की एक इकाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह टिन धातु से बना होता है, बिल्कुल गलत बात है। यह लोहे की बनी एक जंजीर होती है जो जरीब होता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात कर रहा है, और जो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है इसमें संशोधन भी किया गया था। कब संशोधन किया गया था, 2005 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पहला जो दिया हुआ है, बोल रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद जरूर रखेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था, तो ये जब आया था ये 1956 में आया था, वर्ष 1956 में आया था। लेकिन इसमें जो पहला संशोधन किया गया था, संशोधन कब किया गया था, तो संशोधन जो इसमें किया गया था 2005 में इसमें संशोधन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। लेकिन और चीजों को पढ़िए। बोल रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना था, जबकि संशोधन कब हुआ था, 2005 में किया गया था। यह 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 9 सितंबर 2005 से इसको लागू हुआ, तभी से इसे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 कहा जाने लगा। तो 2005 में संशोधन हुआ था पहली बार इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला है, फिर से आ गया प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये लागू कब हुआ था, 2005 में लागू हुआ था, 9 सितंबर 2005 को ये लागू हो गया था, जो संविधान संशोधन करके बना था। ठीक है, तो सही ऑप्शन संविधान संशोधन मतलब इसमें संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन नहीं। चलिए ठीक है, तो ये लिखा हुआ हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, 5 सितंबर 2005 को मिलने के बाद 9 सितंबर 2005 से इसको लागू कर दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न पीसीएस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए लिखा हुआ, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 1956 मूल अधिनियम में संशोधन करता है, बिल्कुल सही बात है। जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आया था, वो इसके पहले जो एक्ट आया हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उसमें संशोधन करता है। तो बात तो सही लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसके अंतर्गत पिता की संपत्ति में केवल पुत्रों का अधिकार मिलता है, ये बात गलत हो गया। इसके द्वारा जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 वाला था, इसमें पिता के जो मतलब पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें पुत्र के साथ साथ पुत्री और पत्नी को भी राइट दिया गया। तो ये बात गलत लिख दिया, केवल पुत्रों को नहीं होगा। चलिए तीसरा दिया हुआ, इसके अंतर्गत पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्री तथा माता को समान अधिकार मिलता है, ये बात सही है। तो तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। चौथा, यह अधिनियम मुख्यतः 1966 में बना था। ये 1966 में नहीं, कब बना था, 1956 में बना था। तो चौथा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सही कौन सा, पहला और तीसरा सही है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। पहला तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। चलिए खसरा से संबंधित बात कर रहा है। खसरा से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खसरा कृषि से संबंधित दस्तावेज होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह भूमि संबंधित दस्तावेज है, यह भी बात सही है। इसमें जमीन पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा होता है, यह भी बात सही है। यह एक कानूनी भूलेख है। अब ये कह रहा है कि एक कानूनी भूलेख है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा बोल रहा है यह एक कानूनी भूलेख है। प्रश्न संख्या 7, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी सही है कि कानूनी भूलेख है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी सही है, डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहा है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। बोला स्थानीय स्तर पर जनता के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए स्थापित विभागों व उनके कर्मचारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया, राजस्व विभाग का काम किसानों के समस्त गतिविधि जैसे फसल बुआई, नक्शा आदि का विवरण रखना होता है, विवरण रखना होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है, तो ये तो बात सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, यह भी बात सही है। चलिए, जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि, ठीक है। तो तहसील या तालुका एक ही बात है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। चौथा लिख रहा है, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी संबंधी विवादों के मामले सुने जाते हैं।
तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी नहीं, फौजदारी के मामले नहीं सुने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत लिखा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा बात गलत लिखा है ना? यही बात कर रहा है। तहसीलदार के में फौजदारी से संबंधित नहीं, वहाँ पर तहसीलदार के जो कोर्ट होते हैं उसमें ये राजस्व से संबंधित मामले सुने जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोगों को पता होगा। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा सही, तो इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 9 में बोला पुलिस जिन जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर पुलिस थाने में एक कार्य क्षेत्र होता है, उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है, इसमें चार के चारों कथन सही है, इसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से इसको ध्यान देना पड़ेगा। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट, इस कानून के मुताबिक बेटे, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबरी का हिस्सा मिलता है। बेटे, बेटी और उनकी माँ को, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, बिल्कुल सही बात है। जब तीसरा की बात कर रहा है, यह कानून सभी, तीसरा स्टेटमेंट बोला यह कानून सभी धर्मों की महिलाओं को उत्तराधिकार से संबंधित मामलों को न्याय दिलाता है। जब यहाँ पर लिख दिया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जब लिख दिया तो सभी धर्म की महिला कहाँ पे आ जाएंगी इसमें? तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, लेकिन पहला और दूसरा सही है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। लिखा हुआ कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ें। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। केवल तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला और दूसरा सही लिखा हुआ है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नगर प्रशासन की तरफ, यानी कि जो हमारा म्युनिसिपैलिटी है उसके तरफ चलते हैं। उसके पहले प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा। ग्राम, देखिए दो चीजें हैं, एक हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 73rd को हम लोग 11वीं अनुसूची में डाला गया है, संविधान के 11वीं अनुसूची में डाला गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 12वीं सूची में डाला गया है। 11वीं सूची में क्या है हमारा? है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। और जो हमारा है 12वीं अनुसूची में है वो नगर पंचायत है, ठीक है। ग्राम पंचायत में कुल कितने सब्जेक्ट डाले गए हैं? 29 सब्जेक्ट डाले गए हैं। नगर पंचायत में कुल कितने सब्जेक्ट डाले हैं? 18 सब्जेक्ट डाले गए। तो ये सब सारी चीजें याद रखना है, वो तो आपको हमने बताया है, पॉलिटी में पढ़ाया गया है, उसकी बात नहीं है, लेकिन इन चीजों को आप ध्यान देते रहेंगे। चलिए आज के पहले, मतलब इस चैप्टर के पहले प्रश्न को करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या करा है? नगर निगम के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है नगरीय प्रशासन, नगर निगम का कार्य क्या होता है? नगरीय प्रशासन को संचालित करना। पूछ क्या रहा है? नगर निगम के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है नगरीय प्रशासन संचालित करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, रोशनी, पानी, सफाई की व्यवस्था करना, तो ये भी नगर पंचायत का, नगर निगम का कार्य होता है, सही है। बीमारियों के नियंत्रण हेतु जागरूकता अभियान चलाना, अक्सर ये चलता रहता है, ठीक है, तो ये भी बात सही लिखा हुआ है। चौथा, बाग बगीचे, पाई इत्यादि का रख रखाव करना, ये भी नगर निगम का कार्य होता है। तो आप कहेंगे कि सभी कार्य नगर निगम के होते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं, नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लिखा, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया है? हमारा जो म्युनिसिपैलिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन, बी इज द राइट ऑप्शन, है ना, ठीक है। इसमें 3 स्तरों पर विभाजित किया जाता है। एक हमारा क्या होता है? नगर पंचायत होता है, एक नगर पालिका होता है और एक नगर निगम होता है ना? चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहा है। बोल रहा है कि नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, किसके द्वारा? नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को, नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया किसके द्वारा जाता है? नगर आयुक्त के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नगर आयुक्त के द्वारा, ठीक है, नगर आयुक्त के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगले, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। हाँ, अब बोल रहा है प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है नगर निगम चुनाव हेतु अहर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम का जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए क्या-क्या अहर्ता होनी चाहिए? इसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो सबके लिए फॉलो होता है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। चलिए, आगे चलते हैं।
पहला सही है, ठीक है। दूसरा, उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं, ये तो बात गलत हो गया। तीसरा, उसका नाम वार्ड की निर्वाचक नियमावली में होना चाहिए, ये भी बात सही है। वह नगर का कर्मचारी होना चाहिए, ऐसा भी बात गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो उसका क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसकी उम्र 25 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो लोकसभा के मेंबर के लड़ने की उम्र हो गई, 21 वर्ष, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन का प्रश्न है, कथन ही दिया हुआ है। नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा नगर निगम होता है वो क्या है? हमारा म्युनिसिपैलिटी है, तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, किसको? नगर निगम को या म्युनिसिपैलिटी को। और म्युनिसिपैलिटी को जो जोड़ा गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, 3 स्तर में इसको बांटा गया है, ठीक है। 3 स्तर में इसको बांटा गया है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो संविधान की 12वीं अनुसूची वर्ष 1992 में जोड़ा गया है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। क्लियर है? इस चीज को भी हम लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है? देखिए, ये सारी चीजें आपको पता होगा, सारा चीजें लिखा गया है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत कौन-कौन सा होता है? तो जो नगर निगम, देखिए, ग्राम पंचायत में जो उसका आय का स्रोत होता है, उसमें टैक्स नहीं होता है, हाउस टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन जो नगर निगम होता है इसमें हाउस टैक्स होता है ना? इस चीज को याद रखेंगे। तो गृह व संपत्ति कर, ये रेवेन्यू का कलेक्ट करने का सही मतलब ऑप्शन है नगर निगम में। दूसरा, जो वाटर टैक्स होता है, वो भी टैक्स नगर निगम निगम के द्वारा वसूला जाता है। जो हाउस टैक्स होता है वो भी नगर निगम के द्वारा वसूला जाता है। तो ये दोनों आय के स्रोत हैं। तीसरा लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा प्रांत वित्तीय सहायता, जो ग्रांट दिया जाता है, सरकार के द्वारा जो ग्रांट दिया जाता है, वो भी नगर निगम के आय का एक स्रोत होता है। चौथा, विभिन्न शुल्क गाड़ी, रिक्शा, ठेला आदि जो वार्षिक मतलब इन पर भी, इनके द्वारा भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो नगर निगम के द्वारा किया जाता है। कहीं पर पार्किंग होती है, उसको कलेक्ट करने का कार्य कौन करता है? नगर निगम करता है, ठीक है। तो ये होता है। तो तो गाड़ी, रिक्शा, इन सब पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है नगर निगम के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा जो ग्रांट दिया जाता है उससे आय का स्रोत होता है। हाउस टैक्स जो होता है उससे नगर निगम के आय का स्रोत होता है। और वाटर टैक्स जो होता है, ये सभी चीजों से होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, सभी सही है ना? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्यतः नगर निकाय का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? तो नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों पर होता है। चलिए, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था। ठीक है? तो ये डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अच्छा, एक और चैप्टर का मतलब इस क्वेश्चन का बचा हुआ है, इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। बोला, एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े शहरों का नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। छोटे शहरों का नगर प्रशासन वाले स्थान को नगर पालिका कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि दो के दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्य लिखे हुए हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट दिया गया, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, बिल्कुल सही बात है। पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वही उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर नगर निगम महापौर, ये गलत बात लिख दिया है। और यही हमसे पूछ रहा कौन सा असत्य, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका का साधन होता है उससे रिलेटेड अब तक एनसीईआरटी में जितने भी एमसीक्यू बने हुए हैं उनको कर लेते हैं। हालांकि इस वाले चैप्टर से अब बहुत कम ही है, कुछ ही क्वेश्चन है, उनको हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो आजीविका के साधन से पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। बोला, सीढ़ी नुमा कृषि की बात कर रहा है, आजीविका के साधनों की बात कर रहा है, तो उसमें सीढ़ी नुमा की बात कर रहा है, खेती की बात कर रहा है। इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।
चलिए, सीढ़ीनुमा कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांशतः सीढ़ीनुमा जो खेती होती है, सब लोग जानते हैं भाई, जो मैदानी क्षेत्र, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहां पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, ठीक है। तो ये बात तो गलत लिख दिया कि अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, ये बात तो गलत है। या पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है, बात सही है। या मृदा अपरदन में सहायक होता है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है, उसमें सहायक नहीं होता, तो ये भी बात गलत लिख दिया है। या कम पानी वाले फसलों के लिए उपयोगी होता है। जब वाटर लॉगिंग होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है, तो सीढ़ीनुमा खेती इसीलिए तो बनाया जाता है कि वाटर लॉगिंग हो ना, धीरे-धीरे पानी निकलता चला जाए। तो कम जो कम अ, ऐसी फसल जिनके लिए पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, वो इन जगहों पर बहुत अच्छे से उगती है। तो ये भी बात तो सही है। या ऐसा भी लिख सकता है कि कम वाटर लॉगिंग वाले पानी, मतलब फसलों के लिए इसकी आवश्यकता होती है, सीढ़ीनुमा खेतों की आवश्यकता होती है। तो ये भी बात सही है। तो आप कहेंगे कि पहला और तीसरा तो गलत है, दूसरा और चौथा सही है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि सही विकल्प का चयन करना है आपको इसमें। इसमें सही विकल्प का जो चयन करना है, इसमें 2 और 4 कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन में गलत दे रखा है। ठीक है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहा है, पढ़ते हैं। बोला कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब बुआई करना, निराई करना, खेत तैयार करना, कटाई करना, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे पहले सब हम लोग क्या करते हैं, किसी खेत को तैयार करते हैं, उसके बाद इसे क्या करते हैं, खेत तैयार करने के बाद उसमें बुआई करते हैं, उसके बाद इसे क्या करते हैं, जब फसलें बढ़ जाती हैं तो उसके बाद से उनका क्या किया जाता है, निराई किया जाता है, उसके बाद इसे जब पक जाती है तो कटाई किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बोला भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य भारत के लोग कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के साधन थे। मध्य भारत के लोग कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के साधन थे। अब जैसे मध्य भारत की बात किया जाए, तो मध्य भारत में हमारा मध्य प्रदेश खासकर आ जाता है, कुछ गुजरात का, कुछ महाराष्ट्र का, ये रीजन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो भूमि की बात की जाए, तो यहाँ पर जो भूमि है वो उतना ज्यादा, मतलब फर्टाइल नहीं है। तो फर्टाइल इन द सेंस मतलब यहाँ पर पठारी क्षेत्र भी है, और जब पठारी क्षेत्र जहाँ पर होता है, तो वहां पर वनों से भी हमें आय के साधन प्राप्त होते हैं, आजीविका के साधन प्राप्त होते हैं, और खेती से भी प्राप्त होते हैं, दोनों का होता है। तो उसी की बात कर रहा है कि मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के साधन है। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन चीजों पर बढ़ावा भी दे रही है, और यही बात आज की इस बार का जो बजट आया है, 2025-26 का जो बजट आया है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री में भी, पहले क्या था, कृषि के क्षेत्र में लोगों को केसीसी, मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती थी। अब की क्या किया गया है, उसमें मतलब कुछ दिन पहले 2017 में एनिमल हस्बेंड्री को भी उसमें मतलब ले आया गया था, उनको भी केसीसी के क्षेत्र में लाया गया था। और इस बार क्या किया गया, केसीसी की जो लिमिट थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इस बार के बजट में ये प्रावधान है ना? तो उस चीज को भी ध्यान देंगे। तो ये भी बात सही है। ग्रामीण परिवारों में करीब-करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं, ये भी बात सही है। चौथा दिया गया है, समुद्र तटीय क्षेत्र में लोग कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन भी करते हैं, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, इसको अब हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ठीक है? हमारे देश में करीब 50% अ, ग्रामीण परिवार जो है खेतिहर मजदूर है ना? 5 50% ये तो काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। ये बात गलत है, डाटा गलत दे दिया है। गाँव में अब तो और कम होते जा रहा है। ये जब एनसीईआरटी बनी होगी, एनसीईआरटी ये मतलब इसमें जो संशोधन हुआ होगा, तो ये 2-3 साल पहले का है ना? तो इसमें और भी कम हो गया होगा। गाँव में खेती के अलावा कई अन्य काम जैसे टोकरे, बर्तन, घड़े, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये भी बात तो सही है। देश में अधिकतर खेतिहर मजदूरों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, ये भी बात तो सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना? चलिए, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं, इन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया, भारत में 80% किसानों के पास खेत उनके जरूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। ये बात तो सही है। आज मतलब कि अब लोगों के पास क्या बोलते हैं कि अगर एक औसत खेती का अगर
एरिया की बात किया जाए तो लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेती हो गई है। तो ये बात तो सही लिखा हुआ है। दूसरा, कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए मौसमी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, ठीक है? तो मौसमी बेरोजगारी बिल्कुल सही बात है। मौसमी बेरोजगारी की बात किया जाए या एक और बेरोजगारी का टाइम एक और होता है प्रछन्न बेरोजगारी, ठीक है? प्रछन्न बेरोजगारी जिसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी हो गया, प्रछन्न बेरोजगारी हो गया, ये सब किसमें आते हैं? कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के मतलब लोगों में ही आता है ये चीज़ें। तो ये भी बात तो सही है, गंभीर समस्या है ही। खेती करने वाले परिवारों में प्रछन्न बेरोजगारी सर्वाधिक है। आगे अगला तीसरा, प्रछन्न बेरोजगारी भी कृषि से संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी कृषि से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय कृषि प्रकृति बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है भाई। भारत की जो टोटल कृषि है वो मानसूनी जलवायु पर निर्भर है। अगर मानसून सही आया तो पैदावार अच्छी होगी, मानसून सही नहीं आया तो पैदावार खराब हो जाएगी। और ये उल्टा लिख दिया है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। इस आधार पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत लिखा है। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कलपट्टू गांव केरल में समुद्र तट के किनारे बसा है, पर यह मुख्यतः यहाँ पर धान की खेती होती है। प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहा है। कलपट्टू गांव केरल, ठीक है। अब देखिए ये जो एनसीईआरटी इसको क्या किया गया है, बिल्कुल अपने उस पे बनाया है। इसमें क्या किया गया, एनसीईआरटी का थ्योरी वाले पोर्शन में जहाँ पर सारी चीजों को लिखा है, उसमें कलपट्टू गांव के बारे में बाकायदे लिखा होगा, उसके बारे में चित्रित वर्णन किया होगा, तो उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत है, बाकी का तीनों सही है। ठीक है, अब देखिए ये वाला गलत हो गया। कैटा कैटामरैन एक खास तरह की छोटी नाव है जिसका प्रयोग तमिलनाडु के पुदुपेट के लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। ये बहुत, देखिए ये सब क्या है, मतलब स्पेसिफिक जगह के बारे में अलग-अलग एनसीईआरटी ने लिखा है। और विश्वास मानिए इसमें से कोई अगर एक स्टेटमेंट आ गया जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, कितना भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर ले, चाहे वो कितने भी इतिहास के कुछ क्वेश्चन पढ़ ले जाए, लेकिन वो और जगहों पे नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको और लोगों से पॉजिटिव में लेके आएंगे, आपके नंबर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सिलेक्शन हमारा कब होता है? जब हम सिंपल क्वेश्चन गलत ना करें और कठिन क्वेश्चन कर ले जाएं। अब कठिन क्वेश्चन टोटल ना कर ले जाएं, कुछ कठिन क्वेश्चन को कर ले जाएं। तो ये कठिन को अगर ये पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में ये प्रश्न आ गया तो वो क्या है, कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। हालांकि क्लास 6 की एनसीईआरटी से है, लेकिन आप इसकी महिमा को समझ सकते हैं। चलिए, तो दूसरा दिया हुआ है, ये बात तो सही लिखा हुआ है। कैटामरैन एक खास तरह की छोटी नाव है जिसका प्रयोग तमिलनाडु के पुदुपेट के लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट, चखे संघ समुदाय, चखे संघ समुदाय के लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं और यह समुदाय नागालैंड के फेक जिले में चिजामी गांव में निवास करते हैं। तो चकसेंग पूछ सकता है, चकसेंग की बात कर सकता है कि ये किससे, तो ये भी सही बात है ना? हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मछुआरे समुद्र में नहीं जाते क्योंकि यहाँ मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही लिखा हुआ है। तीनों सही है, पहला गलत लिखा हुआ है और हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, ए गलत है। कैसे गलत है? कि जो कलपट्टू गांव तमिलनाडु समुद्र तट के पास एक गांव, यहाँ पर छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ठीक है, तो ये कलपट्टू की बात कर रहा है। और केरल की बात किया, यहाँ पर क्या लिख दिया है? कलपट्टू जो गांव है वो केरल नहीं, कहाँ पर है? तमिलनाडु में लोकेटेड। यही स्टेटमेंट गलत लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यही गलत लिखा। क्या क्या गलत लिखा? केरल की जगह पे वहां तमिलनाडु होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 में हमारे पास एक ही, या प्रश्न संख्या 9 में बोल रहा है, जो हमारे पास एक ही इसमें से दिया गया है। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो बोला कि भारत में 5000 से ज्यादा शहर, अब देखिए ये क्या है, अब ये हर समय क्या आता है, मतलब कि कुछ ना कुछ डाटा चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, जबकि किताब बनी हो उसके आधार पर अगर हम इसको देखें तो भारत में 5000 से ज्यादा शहर, 27 महानगर और इन शहरों में निवास करने वाली भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बोलना है, इसमें सबसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। बोला हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ व ठेलों पर सामान बेचते हैं। अब ऐसा स्पेसिफिक मतलब डाटा तो कोई उस तरह से नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के बेस, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड के आधार पर हमको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। चलिए, उस डाटा के आधार पर, क्योंकि जो थ्योरी में लिखा है उसी के आधार पर मैं इसको बता रहा हूँ। हालांकि इकोनॉमिक से रिलेटेड डाटा हमेशा हर साल चेंज होते रहते हैं, उसकी बात अलग है। अब तो और भी हो गए होंगे। शहर में बढ़ती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा, हम इसको कर सकते हैं। तीसरा,
शहरों में जनसंख्या का एक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि शहरों के नगरीकरण और वहाँ के वातावरण को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। भाई ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा। तो पहला दूसरा तो सही है। लेकिन अब तीसरे वाले पे क्या है, ये डाटा बेस्ड है, लेकिन एनसीईआरटी ने अपने एमसीक्यू में क्या किया है, इसको भी सही माना है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये जब ये तीनों सही हैं, तो कोई गलत है ही नहीं। जब कोई गलत नहीं तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये टोटल हमारे अब तक अगर बात किया जाए, तो हम लोगों ने अब तक हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, मतलब क्लास 6 के तीनों सब्जेक्ट को हम लोगों ने उसके एमसीक्यू को देखा और उसके बाद से उसको थ्योरी पढ़ने का प्रयास किया। अब क्या है, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा क्लास 6 के एनसीईआरटी को खत्म किया है। क्लास 6 के एनसीईआरटी का जो लेवल था, वो एक तरीके से बिलो था, लेकिन आप कुछ ऐसे क्वेश्चनों को देख सकते हैं जिनका लेवल अच्छा खासा था, जिसको इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है वो प्रश्न, उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं क्लास के समय में बताते हुए आपको किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को साथियों हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कल पुनः सुबह में 9 बजे उपस्थित होंगे और इसके आगे यानी कि क्लास 7th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप सभी साथियों का हृदय से आभार, नमस्कार, धन्यवाद।